Assalamu alaikum. Our chapter number 3 and lecture number 4 is about Newton's law of motion, and second topic is linear momentum. Now moving toward the lecture number 4. Chapter number 3 is about force and motion. As we already discussed about motion and force, and now we are discussing about lecture number 4. Today topic is 3.7 Newton's law of motion. तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ 3.7 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो कि फोर्सेस के बारे में है, ठीक है। जहाँ पे भी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं तो वहाँ पे न्यूटन्स के लॉ फॉलो किए जाते हैं। तो न्यूटन के तीन लॉज बेसिकली पाए जाते हैं। तो पहला जो सा लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, दूसरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड जो सा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो भी फोर्सेस के बारे में है, जो सेकंड है और थर्ड है वो भी फोर्सेस पे ही डिपेंड कर रहा होता है और फोर्सेस को ही देख रहा होता है कि कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई की जाती हैं और किस तरह अप्लाई की जाती हैं, वो अलग से मैटर आता है। तो अगर मैं बात करता हूँ फोर्स की, तो अगर मैं जिस तरह प्रीवियसली लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी भी बॉडी पे मैं फोर्स लगाता हूँ तो वो ए पोजीशन पे अगर पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगी, ऑब्वियस सी बात है वो मूव करेगी, ठीक है। जब वो मूव करेगी अपनी ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ, ठीक है, तो जब वो बी पोजीशन की तरफ पहुंच गई तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेना है और उसमें एक्सलेशन भी होगा और उसमें वेलोसिटी भी होगी, ऐसे ही है। तो ये तो था सारा डिस्कशन मोशन के बारे में, फोर्स तो पीछे ही रहेगी, ठीक है। फोर्स के बारे में डिस्कस ही नहीं किया। तो लाइन, तो अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे है या कोई मोशन कर रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है, अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज बाय एक्सटर्नल नेट फोर्स, तब तक वो रेस्ट पे रहेगी, तब तक वो मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो जाए। तो यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है कि आपके पास जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो नेट फोर्स है वो इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो जब ये जीरो हो जाता है तो ये इसकी वजह क्या हुई कि वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी जब जीरो होगी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, कि आपके पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे अगर
यहाँ पे ये बताया जा रहा है इफ इट इज इनिशियली एट रेस्ट, जब बॉडी कोई रेस्ट पे मौजूद होगी, इट विल रिमेन एट रेस्ट, तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है। इफ इट इज मूविंग, जब वो मूव कर रही होगी, इट विल कंटिन्यू टू डू विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी को कंटिन्यू ही रखती है। तो ये आपके पास कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास कोई बॉडी मूव करती है तो मूव करती ही रहती है, और अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। और एक और चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की कि इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? क्यों अगर तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, जो कि न्यूटन का ही सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जो कि ये भी फोर्स पे ही डिपेंड कर रहा होता है। तो जहाँ पे फोर्स इंक्लूड होगी वो न्यूटन के लॉज को भी फॉलो करेंगे। ठीक है। तो न्यूटन के जो लॉज हैं वो आइडियल केस पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम जो सेकंड लॉ पढ़ने लगे हैं वो भी फोर्स और एक्सीलरेशन के बारे में ही है। ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है? अ नेट फोर्स इज अप्लाइड, a net force is applied on a body produce acceleration in the body, तो वो प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो यहाँ पे अगर मैं ये देखूं कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैथ। ठीक है। तो वो उसके मैथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो मैथमेटिकल में भी यही चीज लिखी हुई और इसकी डेफिनेशन भी, स्टेटमेंट भी यही कह रही है हमें। ठीक है। तो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होगी एक्सेलरेशन भी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाती है। और मैथ इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि वो ज्यादा बड़ी हो गई, साइज बड़ा हो गया। जब साइज बड़ा होगा या उसका मैथ बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, तो उसे मूव करने में, मोशन करने में मुश्किलात आती हैं, तो इस वजह से एक्सेलरेशन कम होती है। तो मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन की जगह इक्वल का साइन डालूंगा, साथ में एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट यहाँ पे के है, तो कांस्टेंट को मैं इक्वल टू 1 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो कांस्टेंट 1 के इक्वल आता है, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, तो ये चीज यहाँ पे यूज की गई है। ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ था, जिसमें हमने यहाँ पे एफ निकालना है, जो कि फोर्स है, एफ इज इक्वल टू एम में। तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जिसमें हमने देखा कि हमने किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाई तो वो एक्सीलरेटेड होगी, तो बॉडी का तो मैथ होगा ना। तो अगर मैथ ज्यादा होगा तो उसकी फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। अगर मैथ कम होगा तो उसकी फोर्स और भी बात है ज्यादा होगी। इसी तरह एक्सीलरेशन के साथ भी यही है कि अगर मैथ ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगी, और अगर मैथ कम होगा तो एक्सीलरेशन ज़्यादा हो गई। ठीक है। तो ज़्यादा देर तक मूव कर सकता है। तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसी तरह हम मूव करते हैं अपने थर्ड लॉ की मोशन की तरफ। ठीक है। जो कि न्यूटन ने पेश किया था, और न्यूटन ने थर्ड लॉ में भी फोर्स का ही जिक्र किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर कोई बॉडी दूसरी किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी बॉडी पे फोर्स लगाती है। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट पीछे से मैं लेके आता हूँ, तो वो अपनी फोर्स इस पे एग्जर्ट करती है इस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है। इसको मैं ए कह देता हूँ और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को मैं बी कह देता हूँ। तो ये ए जो सा ऑब्जेक्ट है ये बी पे फोर्स लगाता है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की? इस डायरेक्शन में होगी, जिसको मैं कहता हूँ एफ ए बी। ठीक है। एफ ए बी हो जाएगा। इसी तरह जब मैं बात करता हूँ कि जब ये फोर्स लगाता है तो इसके रिएक्शन में एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जो इसे पीछे की तरफ धकेलती है। ठीक है। तो वो जो सी फोर्स होगी वो रिएक्शन फोर्स होगी। तो ए ने एक्शन किया बी पे, और इसी तरह बी ने रिएक्शन किया ए पे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर बॉडी एक एक्शन करती है तो उसका रिएक्शन भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर जिस तरह बचपन में आपने खेला होगा कि अगर दीवार पे कोई बॉल फेंकता है तो वो क्या होता है? वापस आती है। तो आप जो दीवार पे बॉल फेंकते हो तो वो एक एक्शन कर रहे हो, उसकी तरफ एक एक्शन फोर्स जा रही है। तो जब दीवार को वो हिट होती है तो दीवार अपनी तरफ से उसी फोर्स के मुताबिक, आइडियल केस में सेम मैग्नीट्यूड के मुताबिक, वो वापस आ जाती है उसी फोर्स से। ठीक है। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है।
तो ये चीज़ यहाँ पे देखना होता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसी के बारे में ही है, ठीक है, इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट है एक्सर्ट फोर्स, तो कोई ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी सेकंड ऑब्जेक्ट पे, दी सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट ऑन द फर्स्ट डायरेक्शन। तो हमारे पास जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट वाले पे जो फोर्स लगा रहा है वो सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। तो ये हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है। तो इस तरह हम एक और स्टेटमेंट भी यहाँ पे कह सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसी तरह एक एग्जांपल दी गई है जो कि फुटबॉल की है, कि अगर फुटबॉल को हिट किया जाता है तो फीट की एक रिएक्शन फोर्स होती है जो कि बैकवर्ड फ्लो की जाती है, जो फुटबॉल फीट पे अप्लाई करता है सेम मैग्नीट्यूड के साथ, और फुटबॉल खुद आगे जाता है और जो फीट है, ठीक है, फुट है, वो बैकवर्ड मूव कर रहा होता है। तो इस वजह से यहाँ पे रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारा न्यूटन के तीनों लॉ यहाँ पे खत्म होते हैं। तो हमने न्यूटन के लॉ में यही देखा कि इसमें फोर्स इंक्लूड हो रही है तीन लॉज में, ठीक है। जिस तरह कि हमने प्रीवियसली डिस्कस जितने भी लेक्चर किए थे चैप्टर 3 के, तो वो हमने मोशन पे ही किए थे। तो अब हमने फोर्स पे ही देख ली कि फोर्स कैसे और कहाँ एग्जिस्ट करती है और किस वजह से एग्जिस्ट करती है और उसकी कौन सी रिएक्शन फोर्सेज होती हैं, ठीक है, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, तो वो हमने न्यूटन के लॉज में देखा। Now let us start topic 3.8 linear momentum। तो अब हम चलते हैं 3.8 लीनियर मोमेंटम टॉपिक की तरफ। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं यहाँ से। डेफिनेशन: The linear momentum p of an object is the product of object mass m and velocity v। तो यहाँ पे बताया जा रहा है डायरेक्टली कि आपके पास लीनियर मोमेंटम डिफाइन जब किया जा रहा है तो उसमें मैस एंड प्रोडक्ट का रिलेशनशिप बताया गया है, ठीक है, कि इन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया जाए। अगर कोई बॉडी है और वो वेलोसिटी कर रही है, ठीक है, मतलब वो वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसमें मोमेंटम पाया जाएगा। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ, ठीक है, जो आपके पास रेस्ट पोजीशन पे बी मौजूद है, तो ए का मोमेंटम बी पे कितना होगा, मतलब कितना इम्पैक्ट डालेगा ये ए पे, बी पे कितना डाल सकता है, ठीक है। तो मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और इसका मास कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ये उतना ही इम्पैक्ट बी पे डाल सकता है। तो लीनियर मोमेंटम का मतलब ही ये है कि आपके पास इस किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितना असर कर सकता है, तो वो उसका मोमेंटम कहलाता है। तो एक्सप्लेनेशन में यही देखें कि लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है डेट पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी आ रही है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो जहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वहाँ पे मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। इसी तरह ऐसा यूनिट को अगर देखें तो ऐसा यूनिट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम है मास का, ठीक है, केजी हो जाएगा, और जो वी का है वो मीटर एम एस माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा जो कि न्यूटन सेकंड भी कहलाता है, ठीक है। तो ये ऐसे दो यूनिट आ जाएंगे। इसी तरह हम चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ एंड लीनियर मोमेंटम का आपस में रिलेशनशिप क्या बनता है, तो वो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे ये बताया जाएगा कि आपके पास जो फोर्स है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं जैसे जैसे मोमेंटम को बढ़ाऊंगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मोमेंटम इम्पैक्ट को कह रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे जैसे इसका मोमेंटम बढ़ाऊंगा तो उसकी फोर्स बढ़ेगी, तो इसका इम्पैक्ट की वजह से उसकी फोर्स भी बढ़ रही है जो कि ए बी पे लगाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मोमेंटम का जो इम्पैक्ट देखा जा रहा है वो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जा रहा है कि कितने टाइम के लिए हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं फोर्स। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप हुआ जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ एंड लीनियर मोमेंटम का आपस में रिलेशनशिप डिस्कस किया गया है, ठीक है।
जे। ठीक है, तो डेल्टा टी दूसरी साइड पे जाके कैंसिल हो रहा है और आपके पास क्या बच जाता है, यहाँ पे आपके पास क्या बच जाता है, डेल्टा टी से कैंसिल, तो डेल्टा पी हमारे पास बच गया। ठीक है, तो जो इम्पल्स है जे जिसको हम कहा जा रहा है वो डेल्टा पी के बराबर यहाँ पे शो किया जा रहा है। या इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो एम वी होता है फॉर्मूला मोमेंटम का, तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ कि ये एम वी एफ माइनस एम वी आई हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को माइनस किया है तो हमारे पास इम्पल्स बन जाता है। तो इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो ये इस तरह लिख सकता हूँ कि पी एफ। अच्छा, तो आज का लेक्चर नंबर 4 हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने न्यूटन के तीनों लॉज को देखा जो कि फोर्स से रिलेटेड कर रहे थे, और उसके बाद हमने लीनियर मोमेंटम को देखा और आपस में उन लीनियर मोमेंटम और फोर्स का रिलेशनशिप भी देखा, और एट द एंड हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी देखा। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।